प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ निबंध इकाई 9 में निबंध लगा हुआ है संस्कृति और सौंदर्य, जिसके हम बात करने वाले हैं नामवर सिंहकृत है। और इस निबंध में जो है वो द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संस्कृति एवं सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता के साथ उद्घाटन किया गया है। और इस जो पूरा लेख है, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने इसमें दो बातों का भी उल्लेख किया है। पहला तो उन्होंने संस्कृति और सौंदर्य पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है, और उन्होंने संदर्भ तो द्विवेदी जी का ही दिया है, मगर उसी बहाने इन विषयों पर डॉक्टर नामवर सिंह ने अपना विचार भी रखा है, जो इन विषयों को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह अनायास नहीं है कि प्रत्येक गतिशील विचारकों के लिए संस्कृति और सौंदर्य का प्रश्न प्रमुख रूप से विचार नहीं रहा है, क्योंकि इन पर संस्कृति विरोधी होने के साथ साथ सौंदर्य विरोधी होने का भी आरोप लगता है। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर को ध्यान से कर लेते हैं। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न मैंने लिया है और स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध किस संग्रह में संकलित है? तो दूसरी परंपरा की खोज में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दूसरा प्रश्न आता है कि दूसरी परंपरा की खोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1982 ईस्वी। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, लेखक ने किस निबंध के संदर्भ में कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर अशोक के फूल के संदर्भ में। अगला प्रश्न फिर आता है प्रश्न है कि वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्योत्तर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। लेखक के ने यह कथन किस के संदर्भ में कहा है? तो यह जो कथन लेखक भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, ठीक है, लेखक ने भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कहा है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, हमारा प्रश्न बना है कि भारत को महामानव सागर किसने कहा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न आता है, ये सभी प्रश्न इकाई 9 से लगे हुए हैं। जब आप इकाई 9 के निबंध को पढ़ेंगे तो आपको ये सभी तथ्य वहां पर उपलब्ध हुए मिलेंगे। वे एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू राजनीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। यह कथन किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर का ही कथन है। आगे आता है, अगला प्रश्न आता है कि अशोक के फूल की कौन सी दो महत्वपूर्ण बातें नामवर सिंह ने अपने निबंध में बताई हैं? यहाँ पर कोर्ट में प्रश्न है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, और दूसरा है कि सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, यानी एक और दो कथन जो हमारा वहाँ यहाँ पर सत्य है। यह बातें अपने निबंध में नामवर सिंह ने बताई हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न आता है कि उनका प्रयास संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना है, उनकी संग्राहता नहीं। उनका प्रयास संस्कृति, किसका प्रयास? नामवर सिंह का जी प्रयास है कि संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना है, उनकी संग्रहता को नहीं। यह कथन किसने किसके संदर्भ में कहा है? तो यहाँ पर अग्जेय का कथन है दिनकर के लिए। ठीक है, अग्जेय का यह कथन है किसके लिए? दिनकर जी के लिए कथन है। आगे अगला प्रश्न आता है कि मनुष्य में अभिव्यक्ति की क्षमता होने के कारण मनुष्य को क्या बताया गया है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, मनुष्य को मनुष्य ही बताया गया है। 6 नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि सृजन व्यापार का क्या अर्थ बताया गया है? तो यहाँ पर जो सृजन व्यापार का हमारा अर्थ है, तो मानव मुक्ति का प्रयास, बंधनों के प्रति विद्रोह है। आ नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न हमारे पास एक आता है कि हजारी प्रसाद ने अपने लालित्य मीमांसा के 3 सूत्रों में से सबसे अधिक बल किस पर दिया है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर निकल कर आता है, तो ब नंबर निकल कर आता है सौंदर्य एक सृजना मनुष्य की सृजनशीलता पर है। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ ताकि हम वीडियो फास्ट कर लें। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद के सौंदर्य संबंधी मानवतावादी विचारों का स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि लालित मीमांसा पुस्तक में सौंदर्य शास्त्र में कितने निबंध संकलित हैं? तो 5 निबंध संकलित है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। फिर अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद जी के लालित मीमांसा का पहला सूत्र क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, 6 नंबर करेक्ट है, सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, हजारी प्रसाद जी के अनुसार लालित्य का संबंध किस सौंदर्य से बताया गया है? तो करेक्ट उत्तर हमारा ब नंबर है, मनुष्य निर्मित सौंदर्य से। फिर अगला हमारा प्रश्न आता है कि हजारी प्रसाद जी किन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से
असहमत थे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर, जो मनुष्य के भविष्य के लिए उसके आज को कुचल देते हैं, तो आ नंबर हमारा करेक्ट उत्तर है। कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से असहमत हैं, तो वो ऐसे व्यक्तियों से असहमत हैं कि जो मनुष्य के भविष्य के लिए उसके आज को कुचल देते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि हजारी प्रसाद जी ने कैसे जीवन को सुंदर माना है, तो क्रियाशील जीवन को। अगला प्रश्न आता है कि सौंदर्य रूप नहीं पर उसको चौंध कर भी नहीं रह सकता, निबंध में उक्त कथन किसका है, हजारी प्रसाद जी का। अगला आता है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृत पर ही खोज में लगे थे। दिनकर के संदर्भ में उक्त कथन किसका है, तो यहाँ जो कथन है वो अग्निय जी का है। अगला प्रश्न आता है कि किसके द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरा आनंद शास्त्री स्मारक व्याख्यानमाला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। तो हमारा जो कथन है वो अग्जेय का है। ठीक है, द नंबर हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न फिर आता है कि आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है। हजारी जी ने उक्त कथन अपने किस रचना में लिखा है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर आता है वो हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में नंबर हमारा कथन सही है। द्विवेदी जी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर फ्रेंड्स बनेगा, तो आ नंबर हमारा करेक्ट उत्तर बनेगा कि जो आनंद वर्धनाकृत लावण्य की परिभाषा में है। ठीक है, ध्यान से पहले प्रश्न को देखिएगा, आप वीडियो पॉज करके प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृति और सौंदर्य के निबंध में सत्य कथन का हमें चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे यहाँ ऑप्शन, यहाँ पर देखिए कोर्ट में प्रश्न दिया है। ठीक है, यहाँ कोर्ट में हमारा प्रश्न है और ऑप्शन हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद जी के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। दूसरा है भारतीय संस्कृति को विशुद्ध माना गया है। मानव जीवन में आनंद और सौंदर्य के महत्व को अस्वीकार किया गया है। और अगला है कि निबंध में मिश्रित संस्कृति के महत्व को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 1 और 4 कथन हमारा सही आएगा। ठीक है, हमारा 1 और 4 नंबर हमारा कथन सही आएगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि कालिदास के प्रेमी पंडितों को धक्का क्यों लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर करेक्ट है कि भारतीय संस्कृति का महान गायक गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्योत्तर जातियों से अधिक प्रेरित हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि हजारी प्रसाद जी ने शुद्ध किसे माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद जी ने शुद्ध किसे माना है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर आता है तो मनुष्य की जिजीविषा को हमारा ये करेक्ट उत्तर है। अगला है कि हजारी प्रसाद के मिश्र संस्कृति संबंधी विचारों का स्रोत है क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट उत्तर है बंधु क्वेश्चन नंबर करेक्ट है कि अतीत के साहित्य का अनुशीलन और मनुष्य की जिजीविषा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए जो लोग हमें यूट्यूब से देख रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि हजारी प्रसाद जी के सामने क्या समस्या थी। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हैं और हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ जो समस्या है कि संस्कृति व कला के नाम पर जो आसक्ति हमारे अंदर है उसे कैसे बदला जाए, सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जाड़िमा है उसे कैसे ध्वस्त किया जाए, और संस्कृति की विशुद्धता संबंधी संकीर्ण विचारों को कैसे बदला जाए। तो ये उनके पास तीनों समस्या थी, 1 2 3 करके। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आता है कि हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर संस्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है विचार और वितर्क का यह कथन है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास और चिर परिचित है और इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि अर्तक के भावों, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। यह बात मतलब कौन स्वीकारते हैं, इस बात को कौन स्वीकारते हैं, तो यहाँ पर गोविंद चंद्र पांडे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है संस्कृति के संबंध में यह मत किसका है कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समुद्धतर बनाती हैं, यह कथन किसका है, तो दिनकर जी का है। नेक्स्ट आता है दिनकर जी के संस्कृति संबंधी विचारों से नामवर सिंह जी सहमत क्यों नहीं हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर देखने को मिलता है, तो आ नंबर हमारा करेक्ट है। उनकी परिभाषा में एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही ग्रहण कर लिया गया है, जो विशुद्ध है। नेक्स्ट आता है कि अग्जे ने संस्कृति के किस पक्ष पर बल दिया है। तो जो हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हमारे पास निकल कर आता है वो संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति का। अगला है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। हजारी प्रसाद जी के ये विचार किस व्याख्यान से हैं। तो यहाँ पर साहित्य का मर्म, सा नंबर हमारा करेक्ट उत्तर है। एक और प्रश्न आता है कि हजारी प्रसाद जी ने अपना व्याख्यान शीर्षक साहित्य का मर्म किस विश्वविद्यालय में दिया। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न हमारे समक्ष आता है कि हजारी प्रसाद जी के भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्येतर जातियों के अवदान की चर्चा का क्या कारण है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट उत्तर हमारे सामने निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ अच्छा ये मिस हुआ है थोड़ा सा। फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रश्न है कि हजारी प्रसाद के भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्योत्तर जातियों के अवदान की चर्चा का क्या कारण है। आर्यों के अहंकार पर चोट करना, पंडितों की समझ के इकहरेपन पर चोट करना, संस्कृति के नए दृष्टिकोण का सृजन करना, या विशुद्ध संस्कृति के संकीर्ण मानसिकता को ध्वस्त करना। तो यहाँ 1 2 3 4 ये हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ हमें 35 क्वेश्चन किए है ना, 50 प्रश्न हमें करना था। पर आपको क्लास कैसी लगी, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें बता सकते हैं कि अगला जो किस निबंध से प्रश्नोत्तरी लिया जाए, है ना। आप बेझिझक कमेंट करें कौन कौन सा टॉपिक है जो आपका अभी क्लियर नहीं है, कौन से ऐसे सब मतलब यूनिट हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं। तो वो क्लास में लाने का प्रयास करूंगी, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।